जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हुए लगातार चले आ रहे हैं और आज का ये हमारा 10वां लेक्चर है और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। तो इसके पहले हमने 9 लेक्चर लिए हुए हैं और उन 9 लेक्चर में हमने भारतीय संविधान से संबंधित बहुत सारे ऐसे अन्य तथ्य बताए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो उन चीजों को आप एक बार जरूर देख लें, है ना। और आज हम अनुच्छेद को देखेंगे और अनुच्छेद में वो सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं हमारे भारतीय संविधान में उनके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 1, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 हमें क्या बताता है? संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मतलब भारत में कितने राज्य होंगे और उन राज्यों का जो क्षेत्र होगा उसके बारे में हमें आर्टिकल 1 से पता चलता है। कितने से? अनुच्छेद 1 से हमें बहुत अच्छे से इसके बारे में पता चलता है कि किसी भी राज्य का नाम क्या होगा और उसके क्षेत्र कौन कौन से होंगे। उसके साथ साथ ही साथ आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान समय में जितने भी राज्यों के क्षेत्र हैं उनके बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में और जो अभी प्रेजेंट में राज्य हैं उनके बारे में या उनमें कोई भी परिवर्तन करना है उन सब के बारे में हमें आर्टिकल 3 से पता चलता है। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट एक दूसरा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता के बारे में बताया गया है। कानून की समानता का मतलब ये है कि कानून सबके लिए एकदम बराबर होगा, किसी के लिए ऊपर नहीं होगा और किसी के लिए नीचे नहीं होगा, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी और किसी को कम इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब कि अनुच्छेद 14 जो है उससे हमें ये पता चलता है कि कानून जो है वो सबके लिए समान होगा, है ना। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 16 की तरफ। तो आर्टिकल नंबर 16 में सरकारी नौकरियों से सभी जो अवसर प्रदान होते हैं उनके बारे में। कहने का मतलब ये है कि सरकारी नौकरी जितनी भी सरकारी नौकरी होंगी उनमें सभी को बराबर अवसर दिया जाएगा, है ना। ये चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 17 में। अनुच्छेद 17 में हमें ये पता चलता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा। मतलब कहने का कि छुआछूत बंद हो जाएगी, छुआछूत नहीं होगा। आर्टिकल 17 में हमें ये पता चलता है कि जो छुआछूत का काम है ये सारी चीजें नहीं होंगी हमारे यहाँ, है ना। अब ये चीजें एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। आर्टिकल 1 से हमें ये पता चलता है कि राज्य का नाम क्या होगा और उसका क्षेत्र क्या होगा। आर्टिकल 3 से हमें नए राज्यों के निर्माण के बारे में, वर्तमान राज्य के जो क्षेत्र हैं और उनकी सीमा है उनके बारे में पता चलता है और उनके नाम में जो परिवर्तन हो सकता है उसके बारे में हमें आर्टिकल 3 से ही पता चलता है, ठीक है। साथ ही साथ हमें अनुच्छेद 14 से ये पता चलता है कि जो हमारा कानून है वो सबके लिए समान होगा, किसी के लिए ऊपर नीचे नहीं होगा। आर्टिकल 16 से हमें ये पता चलता है कि जो सरकारी नौकरियों के लिए मांग होगी, मतलब जो सरकारी नौकरी चालू होंगी उनमें सबको समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 17 में ये बताया गया है कि छुआछूत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 19 की तरफ। आर्टिकल 19 हमें क्या बोलता है? इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है बिना किसी हेजिटेशन से, बिना डरे हुए, है ना। अब उसके बाद में हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 21 की तरफ। अनुच्छेद 21 हमें ये कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसके बारे में हमें होगा। जीने का मतलब ये है, अनुच्छेद 21 में कहने का मतलब ये है कि हमें जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब कुल मिला के अगर बोला जाए तो सीधा सीधा एक लाइन में अगर कहें तो अनुच्छेद 21 में हमें जीने का अधिकार प्राप्त है, ठीक। उसके बाद में 21A में प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है। किसमें? 21A में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार हमें प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी व्यक्ति, जितने भी बच्चे 14 साल से, कितने साल से मेरे दोस्तों? 14 साल से कम उम्र के हैं उनको मुफ्त की शिक्षा मिलेगी। ये हमने आर्टिकल नंबर 21 में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में हम चलेंगे अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता।
तो सीधा सीधा अगर एक लाइन में कहें तो अनुच्छेद 25 से हमें ये पता चलता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना। इसमें हमें कोई रोक टोक नहीं है। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि अनुच्छेद 19 से हमें क्या पता चलता है, हमारी अभिव्यक्ति हमें मिलती है। उसके बाद अनुच्छेद 21 से हमें पता चलता है क्या, कि हमें जीवन जीने का अधिकार हमारे अनुसार है। 21A में हमें ये पता चलता है कि जो 14 साल के बच्चे हैं, 14 साल के बच्चों तक उनको मुफ्त की शिक्षा मिलेगी, ठीक है, सरकार के द्वारा। उसके साथ ही साथ अनुच्छेद 25 में हमें ये पता चलता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके बाद में अब हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहला जो हमारे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है वो ये है कि 52 आर्टिकल 52 में हमें ये पता चलता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक। अब 53 से हमें ये पता चलता है कि भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां कितनी होंगी या किस प्रकार की होंगी, ठीक है। उसके बाद हमें उसके आर्टिकल नंबर 54 से ये पता चलता है कि उसका चुनाव किस तरह से होगा, चुनाव होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हमें आर्टिकल नंबर 54 से पता चलता है। आर्टिकल 55 हमें क्या बताता है कि चुनाव किस तरह से होगा, ठीक है, प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष तरह से होगा, ये चीजें हमें अनुच्छेद 55 से पता चलता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। तो इसमें राष्ट्रपति की समय सीमा के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति कब तक पद में रह सकता है, ठीक। उसके बाद में ये बताया गया है 57 में कि राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद में कितनी बार बैठ सकता है, इसके बारे में हमें आर्टिकल 57 से पता चलता है। अब मैं ये चीज आपको बता दूं कि आर्टिकल 57 से हमें ये भी पता चलता है कि जो राष्ट्रपति है हमारा, ये कितनी भी बार बैठ सकता है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार ही बैठ सकता है या 2 बार बैठ सकता है, जितनी बार उसको चुना जाएगा उतनी बार वो बैठ सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, 58 की। अनुच्छेद 58 में हमें हमारे राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में पता चलता है, एलिजिबिलिटी के बारे में पता चलता है कि उसकी एज क्या होनी चाहिए, वो मतलब उसका मतलब जितनी भी सारी चीजें हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती हैं राष्ट्रपति के बारे में, वो सब कुछ हमें आर्टिकल नंबर 58 से पता चलता है ना। उसके साथ में हम आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 59। आर्टिकल 59 में कार्य की शक्तियों के बारे में, मतलब कहा जाए कि हमारे भारतीय राष्ट्रपति को किस जो कार्य होंगे उनमें शक्तियां किस प्रकार की होंगी, इसके बारे में बताया गया है। अब हमारा राष्ट्रपति तो चुन गया, अब चुनने के बाद उस शपथ तो लेगा ही ना। तो अनुच्छेद 60 में हमें उसके शपथ के बारे में बताया गया है कि उसकी शपथ किस प्रकार से होगी, ठीक है। उसके बाद महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। राष्ट्रपति महाभियोग जो है वो अनुच्छेद नंबर 61 के तहत ही लगाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटा देना, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट जो आर्टिकल नंबर 62 है, मतलब अनुच्छेद 62 है, उसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने समय तक खाली रह सकता है, उसके समय के बारे में बताया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सिर्फ 6 महीने के लिए खाली रह सकता है। उसके बाद कुछ ना कुछ करके चुनाव आयुक्त को भारत के राष्ट्रपति की जो सीट है वहां पे किसी न किसी को नियुक्त करना होगा, राष्ट्रपति को बनाना होगा, है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 74 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए और उसकी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा ही होगा। क्या पता चलता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या फिर उसको उसकी सहायता करने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद का गठन होगा। अब इन सभी चीजों को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं जल्दी से, है ना। अनुच्छेद 52 में हमें पता चलता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में हमें ये पता चलता है उसकी शक्तियां क्या होंगी। 54 में उसका चुनाव हो, मतलब उसका चुनाव होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से होगा, है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इसके बारे में। उसके बाद चुनाव किस तरह से होगा ये पता चलता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की समय सीमा पता चलती है। 57 में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, मतलब अनलिमिटेड बार बन सकता है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। 58 में उसकी योग्यता बताई गई है। अनुच्छेद 59 में उसकी शक्तियां, कार्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। 60 में शपथ के बारे में। 61 में महाभियोग मतलब उसको हटाने के बारे में बताया गया है, ठीक है। और 62 में पोस्ट कितने समय तक खाली रह सकती है, जो कि 6 महीने तक खाली रह सकती है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह के लिए और उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, मंत्री परिषद का गठन होगा। अब हम चलते हैं
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरफ। पार्लियामेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि 79 से हमें ये पता चलता है कि भारत में एक संसद होगी, ठीक है। उसके बाद में संसद तो होगी, अब संसद के अंदर की कुछ चीजें भी तो होंगी, उनको भी तो बताना पड़ेगा ना, कि एवं कुछ भी कि एक संसद होगी बस इतना ही पता चल गया, नहीं, उसके अंदर की सारी चीजें भी बतानी पड़ेगी ना भाई साहब। तो 80 अनुच्छेद 80 से हमें ये पता चलता है कि भारत में राज्यसभा होगी, ठीक। उसके बाद में 81 से हमें ये भी पता चलता है कि लोकसभा भी होगी। तो भाई साहब ये तीन चीजों को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा सकता है क्या कि भारत में संसद होने का प्रावधान हमें किस अनुच्छेद में पता चलता है, तो 79, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा होगा, इसके बारे में हमें किस अनुच्छेद से पता चलता है, तो 80, भूल मत जाना। उसके बाद हमारे भारत में लोकसभा होगी, इसके बारे में किसमें पता चलता है, तो हमारे आर्टिकल नंबर 81 में पता चलता है। किसमें पता चलता है, 81 में। वहीं हमारे अनुच्छेद 84 में यह पता चलता है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, मतलब क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में उसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो पार्लियामेंट में बैठा है उसकी कितनी मतलब कितनी प्रकार की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें अनुच्छेद 84 से पता चलता है। किससे पता चलता है मेरे दोस्तों, 84 से, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, तो ये देखते हैं कि अनुच्छेद 88 में आर्टिकल 88 में हमें अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और मंत्रिपरिषद की शक्तियों के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 88 में अटॉर्नी जनरल की शक्तियों के बारे में और मंत्री की शक्तियों के बारे में पता चलता है। उसके बाद में हम चलते हैं कुछ संवैधानिक निकाय की तरफ, ठीक है, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ चलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहले हम 76 के बारे में बात करते हैं। 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल। 76 में हम अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करेंगे। 78 में 78 का मतलब है सीएजी जिसको महालेखक के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये सीएजी सीएजी के बारे में हमें किससे पता चलता है, आर्टिकल नंबर 148। उसके बाद में हम आर्टिकल नंबर 279 देखते हैं, जिसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में 280 में हमें क्या बताया गया है, वित्त आयोग के बारे में। क्या बताया गया दोस्तों, वित्त आयोग के बारे में 280 अनुच्छेद में बताया गया है। अब चलते हैं 315 की तरफ। तो 315 में यूपीएससी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में दोस्तों, यूपीएससी के बारे में बताया गया है। वहीं पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है क्या कि चुनाव आयोग, चुनाव के बारे में किसमें बताया गया है, तो चुनाव आयोग या चुनाव के बारे में आर्टिकल नंबर 324 में बताया गया है। अब चलते हैं 338 की तरफ। तो इसमें एससी के बारे में बताया है, 338 के बारे में एसटी में बताया गया है और 338 बी में ओबीसी के बारे में बताया गया है। ये तीनों चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में अब हम चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की तरफ, जिसमें से 122 माफ करना 112 में हमें बजट के बारे में पता चलता है, जिसे हम फाइनेंस प्लान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फाइनेंस प्लान के बारे में हमें आर्टिकल नंबर 112 से पता चलता है और साथ ही साथ फाइनेंस बिल के बारे में हमें 117 से पता चलता है। उसके बाद देखते हैं हमारे जज का ट्रांसफर होगा, इसके बारे में मतलब हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका ट्रांसफर होगा, इसके बारे में हमें 222 में बताया गया है। और 155 में ये क्या बताया गया है कि एक गवर्नर होगा, जो राज्य में गवर्नर होते हैं ना, उसके बारे में हमें अनुच्छेद 155 में पता चलता है। उसके बाद 224 में हमें ये पता चलता है कि हाई कोर्ट भी होंगी और उसके साथ ही साथ 243 के में हमें ये पता चलता है कि चुनाव होगा पंचायत में, ठीक है। उसके बाद में 330 में हमें लोकसभा में आरक्षण, एसटी एससी में जो आरक्षण मिलता है लोकसभा की सीट में एसटी एससी को, उसके बारे में हमें अनुच्छेद 330 में बताया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 335 में हमें जॉब में आरक्षण दिया गया है। अभी हमने 330 में क्या पढ़ा कि लोकसभा के जो सीट है उसमें जो आरक्षण होता है वो आर्टिकल नंबर 330 में होता है और आर्टिकल नंबर 335 में हमें ये पता चलता है कि जो जॉब है उसमें आरक्षण एसटी एससी को कितना मिलेगा। उसके बाद में 356, इसको भी याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि जो ये है ये आर्टिकल नंबर बहुत बार पूछा गया है, क्या कि हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को किस आर्टिकल नंबर से
हमारी ऑफिशियल भाषा बनाई गई। तो आर्टिकल नंबर 356। अब बात करते हैं रिट के बारे में। तो रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट 32 अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकती है, और 226 में हाई कोर्ट को ज्यादा पावर होते हैं रिट में, और सुप्रीम कोर्ट को उससे थोड़ी कम पावर होती है रिट की, अगर बात करें तो। ठीक है, उसके बाद में अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा, और ये आपसे पूछ रहा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का मतलब ये है कि जो छुआछूत होता है उसके बारे में हमें किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो आप बताइए कि जो छुआछूत है उसके बारे में हमें किस अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 1, 16, 14 या फिर 17। बताइएगा कि छुआछूत के बारे में या अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में बताया गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 17 में, अनुच्छेद 17 में हमें छुआछूत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, वहीं अगर बात करें आर्टिकल नंबर 1 की, तो आर्टिकल नंबर 1 में हमें राज्यों के बारे में बताया गया है और उनके नाम के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में हमने 16 में ये जाना था कि जो सरकार है वो सबको बराबर जो जॉब निकलती है उनमें सबको समान अधिकार देगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 में हमें ये पता चल रहा था कि जो कानून होगा वो सबके लिए एक समान होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी भी धर्म को मानने का अधिकार हमें किस आर्टिकल से मिलता है। क्या क्वेश्चन है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार हमें किस आर्टिकल से पता चलता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 24 या फिर आर्टिकल 25। ठीक है, तो बताइए कि किसी भी धर्म को मानने के लिए हमें किस आर्टिकल से पता चलता है। तो आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल 25 से हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार मिल जाता है। अब अगर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21, तो आर्टिकल नंबर 21 में हमें जीने का अधिकार मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद में ये जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही मैंने इस वीडियो में बताया इसके बारे में, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, है ना। आर्टिकल नंबर 21 में मैंने आपको बता दिया कि 21 के तहत हमें जीने का अधिकार है, और 21A के तहत हमें जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा मिलने का प्रावधान रखा गया है। अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं ये कि राष्ट्रपति की शक्तियां किस अनुच्छेद में बताई गई हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वो पहला ऑप्शन है 52, 53, 54 या 55। तो बताइएगा कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 53। 53 में हमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। 52 से हमें क्या पता चलता है कि हमारे भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 54 से हमें क्या पता चलता है कि उसका चुनाव होगा, मतलब वो ऐसे भी नहीं आ जाएगा, चुनाव होने के बाद ही आएगा। और 55 में हमें ये पता चलता है कि उसका चुनाव किस प्रकार से होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में, और ये आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने पर किस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है 60, 61, 62 या फिर 52। तो इसका सही आंसर होगा क्या, इसका सही आंसर होगा 61। तो 61 जो है उसके आर्टिकल नंबर 61 में हमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो आर्टिकल नंबर 61 में हमें पता चलता है। वहीं अगर बात करें आर्टिकल नंबर 60 की, तो आर्टिकल नंबर 60 में हमने शपथ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना था, और 62 में हमने ये जाना था कि इसका पोस्ट कितने समय तक खाली रह सकता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 6 महीने तक। कितने महीने तक दोस्तों, 6 महीने तक ये राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। वहीं पे 52 में हमने अभी जाना क्या कि 52 में ये है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका ये है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद में कितनी भी बार बैठ सकता है, 1, 2, 5 या फिर कितनी भी बार। बताइएगा कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद में कितनी बार बैठ सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कितनी भी बार। वो कितनी भी बार, जितनी बार उसको चुना जाएगा उतनी बार वो भारत के राष्ट्रपति पद में बैठ सकता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में दोस्तों, और ये आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत में संसद होने के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। बताइएगा कि भारत में संसद होने के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 79। 79 में हमें क्या पता चलता है कि भारत में एक संसद होगी। वहीं हमने 80 में जाना था कि राज्यसभा होगी, और 81 में हमने क्या जाना था दोस्तों कि एक लोकसभा भी होगी।
तो मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज याद हो गई होगी, है ना। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में, और ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में चुनाव से संबंधित अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बताया गया है ना। भारतीय संविधान में चुनाव से संबंधित किस अनुच्छेद में बताया गया है? 315, 324, 280 और 181। माफ करना, 81 है। तो इसका सही आंसर होगा 224। 224 में हमें क्या पता चलता है कि जो चुनाव होगा उसके बारे में। वहीं 315 में हमें यूपीएससी के बारे में पता चला था, और 280 में हमें क्या पता चला था दोस्तों? 280 में हमें वित्त आयोग के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से जाना था, और 81 में मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि लोकसभा के बारे में हमने ये जाना था कि आर्टिकल नंबर 21 के तहत हमारे भारत में एक लोकसभा होगी, मतलब लोकसभा होने का प्रावधान हमारे 81 अनुच्छेद में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद गवर्नर पद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो बताइए दोस्तों कि गवर्नर पद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। आपका ऑप्शन है 214, 330, 155 और 356। तो बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा कि गवर्नर पद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका गवर्नर पद के बारे में हमें किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? तो 155 नंबर आर्टिकल में हमें गवर्नर पद के बारे में बताया गया है। वहीं अगर बात करें 214 के बारे में, तो 214 में हमें किसके बारे में? हाई कोर्ट के बारे में जाना था कि हाई कोर्ट होंगी। उसके बाद में हमने क्या जाना? 330 में हमने ये देखा था कि लोकसभा में जो आरक्षण होगा एसटी एससी के लिए, उसके बारे में हमने बताया था। मतलब लोकसभा की सीटों में जो एसटी एससी का आरक्षण होगा उसके बारे में हमने अनुच्छेद 330 से पढ़ा था, और 356 से हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो आधिकारिक भाषा होगी। ये चीज हमने 356 में जाना था। दोस्तों फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।